बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त मुस्लिम ममालिक में देखा जाए तो पाकिस्तान के बाद जो दूसरी बड़ी दिफाई क़ुव्वत है वो है तुर्की की, और तुर्की की मईशत भी अच्छी है और पाकिस्तान की मईशत ख़राब है। लेकिन पाकिस्तान के पास जौहरी क़ुव्वत है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की भी फ़ौज, पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत एक दुनिया भर में मानी जानी है और फिर ट्रेंड फ़ौज है। और पाकिस्तान की फ़ौज ने भी, पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत अहम कामयाबियाँ हासिल की। बिलाशुबा बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन कुर्बानियाँ देने के बाद कामयाबियाँ भी हासिल की। और पाकिस्तान इस वक्त तमाम दहशतगर्द मुनज़्ज़म ग्रुप्स से पाक हो चुका है। इसमें हमारी पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, हर शोबे की कुर्बानियाँ शामिल हैं और वो अब तक जारी हैं। जबकि तुर्की इस वक्त नबर्द आज़मा है, और तुर्की भी एक बहुत बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है और नेटो इत्तेहादी है, अमेरिका का भी इत्तेहादी कहलाता है। लेकिन आपको मालूम है कि जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो पाक मुस्लिम जो बड़ी फ़ौजी क़ुव्वतें हैं उनको कमज़ोर करने के लिए या उनको तबाह करने के लिए अपनी कोशिशें करती रहती हैं। और पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त उनका क्या कहना चाहिए, निशाने पर है और साजिशें हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी महफूज है और तुर्की भी महफूज है, क्योंकि कुछ खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा। और वो ये है कि अब तैयब उर्दवान, ये ज़हन में रखिए कि रूस, चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अब ये तमाम मुल्क जो हैं इनका एक गैर एलानिया जो एक फ़ौजी इत्तेहाद है वो मंज़र आम पे आ चुका है। और अब वक्त तब्दील हो गया है। अब अमेरिका को सारी ही आंखें दिखाते हैं, और अपने तौर पर भी दिखाते हैं, इंडिविजुअली भी दिखाते हैं। और जहाँ जिस भी फोरम पे ये तमाम मुल्क इकट्ठे होते हैं तो एक आवाज़ दी जाती है जो अमेरिका को चैलेंज कर रही होती है। तैयब उर्दवान एक तुर्की मुस्तकबिल का भी एक अहम मुल्क है, वो यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी और इस खित्ते की पॉलिटिक्स में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। उसकी फ़ौज इस वक्त लीबिया में भी है, शाम में भी है, इराक़ में भी है। वो न सिर्फ लड़ रही है, दहशतगर्द ग्रुप्स को निशाना बना रही है, बल्कि वो इराक़ की फ़ौज को भी ट्रेनिंग दे रही है और लीबिया में भी ट्रेनिंग दे रही है और शाम को भी ट्रेनिंग दे रही है। अब मामला ज़रा जिसकी वजह से स्क्रिप्ट ख़राब हो गया, एक मैं बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले, चंद महीने पहले, शाम में तुर्की फ़ौज ने एक अहम कार्रवाई की जिसमें कुर्द दहशतगर्द जो हैं वो काबू आ गए। और वो जब उनको सफाया उनका शुरू हुआ तो अमरीकी सरकार पहुंच गई और उन्होंने उनके लिए महफूज रास्ता दिया और उनको वहाँ से निकाला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ख़ुद पहुँच गए थे। तो वो साबित हो गया था कि कुर्द मिलिशिया, कुर्द दहशतगर्दों को, जो कि शाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो इराक़ में लड़ रहे हैं, जो लीबिया में लड़ रहे हैं, उन सब को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका मुबैना तौर पे, और ये उनकी प्रॉक्सी है। तुर्की ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और शाम जो है वो भी मदद मांग रहा है। लीबिया की गवर्नमेंट के कहने पे तुर्क फ़ौज वहाँ पे पहुँची हुई है, इसी तरीके से इराक़ के कहने पे वहाँ पे पहुँची हुई है। और तैयब उर्दवान अब उन तुर्की फ़ौज को और तुर्क मफादात को निशाना बनाया जा रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान को भी कमज़ोर किया जाए, तुर्की को भी कमज़ोर किया जाए, ईरान को कमज़ोर किया जाए, सऊदी अरब को भी अपने कब्ज़े में लिया जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो तैयब उर्दवान ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि हालिया बरसों में इक़्तिसादियात और दहशतगर्दी समेत तुर्की को हदफ बनाने वाला कोई भी हमला महज इत्तफ़ाक़ी नहीं था, बल्कि ये बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के तहत तुर्की को घेरा जा रहा था और तुर्की को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है। और सदारती दफ्तर में बैनुल-अक़वामी डेमोक्रेट यूनियन के चेयरमैन और उनके वफ़द से मुलाकात की और तैयब उर्दवान ने अपनी आवाज़ पहुंचाई और उन्होंने कहा कि यूरोप और मगरबी ममालिक में
मुसलमानों ख़ुसूसन तुर्क शहरियों को निशाना बनाने के हमलों का तज़किरा किया। और आपको ये भी बता दूं कि इस्लामोफोबिया के मामले में भी इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की, इमरान खान और तैयब उर्दवान दोनों शाना बशाना हैं और हर फोरम पे इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं, खा वो फ्रांस में हो, खा वो अमेरिका में हो, खा वो किसी और मुल्क में हो, या बरतानिया में हो, या इंडिया में हो, तो वो खुलकर बात करते हैं। अब फिर एक और बात भी की गई कि लीबिया में, शाम में और बहरा रूम में, और फिर उसके बाद काराबाख में, और ये यहाँ पे तुर्की की फ़ौज पे, तुर्की फ़ौजी पे, तुर्की मफादात को निशाना बनाया गया। तो ये सारे का सारा तुर्की के सदर ने कहा, तैयब उर्दवान ने, कि इंफॉर्मेशन ये हैं कि इसमें बड़ी ताकतें मुलव्विस थीं और एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। फिर एक और चीज़ भी की गई। उसके बाद एक और हुआ, अब जो कि अमेरिकन प्लान है, बड़ी ताकतों के जो प्लान हैं शाम और लीबिया और इराक़, ये रुकावटें पैदा हो रही हैं क्योंकि उनकी प्रॉक्सीज़ जो हैं कुर्द दहशतगर्द, उनको पसपाई दी जा रही है, उनको पसपाई हासिल है, शिकस्त हो रही है। और इसमें एक मुनज़्ज़म, एक तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल फ़ौज है तुर्की की, वो टारगेट कर रही है। अब उसमें हो ये रहा है कि एक एग्रीमेंट था कि 3 माह के अंदर अंदर तुर्की कह रहा हूँ, लीबिया से गैर मुल्की अफ़वाज निकल जाएंगी। अब तुर्की ने एक ऐलान किया है, और वो ये ऐलान किया है कि हमारी अफ़वाज जो हैं वो लीबिया से नहीं निकलेंगी जब तक कि लीबिया की हुकूमत ना कहे। और एक और बात भी तैयब उर्दवान ने कहा कि लीबिया में हम सिर्फ़ कुर्द दहशतगर्दों के साथ ही नबर्द आज़मा नहीं हैं, बल्कि हम लीबिया की फ़ौज को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और हमारी फ़ौज जो है वो उनको ट्रेंड कर रही है और अपना फ़राइज़ अंजाम दे रही है। इस पे काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है इनको, बड़ी ताकतों को। और न सिर्फ ये, बल्कि तैयब उर्दवान ने ये भी कहा कि न सिर्फ उन्हें ये कहा जा रहा है कि लीबिया से निकलें, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आज़रबाईजान से भी, निकोर्नो काराबाख से भी लीबिया जो है तुर्की अपनी अफ़वाज वहाँ से भी निकाले। क्योंकि आपको मालूम है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग हुई थी, तो कई दहाइयों के बाद आज़रबाईजान ने एक अपने इलाके वागुज़ार करवाए हैं, निकोर्नो काराबाख समेत बहुत सारे इलाके, और वहाँ पे इस वक्त आज़रबाईजान का झंडा है। और इसमें तुर्की की फ़ौज ने बराह रास्त हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान की फ़ौज ने भी खामोशी से हिस्सा लिया था और ये कामयाबी हासिल की थी। तो ये उन्हें कहा जा रहा है, लेकिन तुर्की ने वहाँ से भी निकलने से इनकार कर दिया है। अब एक और भी अमेरिका को अमेरिका और यूरोप को ख़ास तौर पे, तुर्की भी अमेरिका और यूरोप को चैलेंज कर रहा है, और रूस ने भी ये काम किया है। और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो वाज़ेह तौर पे यूरोपीय यूनियन जो है, अमेरिका के कहने पे यूरोपीय यूनियन रूस पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करना चाह रहा है। तो उसका जवाब यूरोपीय यूनियन को रूस ने ये दिया है कि अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर जंग के लिए तैयारी करें। और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने ब्रसल्स के सिचुएशन के बारे में ये कहा कि जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ अगर लगाई गई तो फिर यूरोपीय यूनियन के साथ मुकम्मल तौर पे हम मामलात ख़त्म कर सकते हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि मॉस्को यूरोप के साथ ताल्लुक़ात तर्क करने पर संजीदगी से गौर करेगा, और इसलिए हमने दुनिया में आगे बढ़ना है और हम अपनी तरक्की को नहीं रोक सकते। इसलिए ये रूस के ख़िलाफ़ जो नई पाबंदियों का इरादा किया जा रहा है वो रूस को कमज़ोर नहीं कर सकता। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक सिचुएशन कि रूस, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये सारे मिलके आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज करते हैं। और फिर रूस ने अमेरिका को भी ख़बरदार किया है,
اور اس نے بھی کہا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کی جائے، بلکہ بڑے ہی مزاحیہ انداز میں، طنزیہ انداز میں یہ کہا کہ امریکہ سے کہ وہ ذرا اقوام متحدہ کا چارٹر بھی دیکھ لے، اقوام متحدہ کا نقشہ بھی دیکھ لے دنیا کا، اس میں روس ایک آزاد، خود مختار اور مقتدر ملک ہے، اور اگر امریکہ نے یہ سلسلہ بند نہ کیا تو پھر امریکہ کو اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس کے لیے تیار رہے۔ پھر روس نے ایک اور کام بھی کیا ہے، کیونکہ یورپ آپ کو پتہ ہے کہ بغل بچہ بنا ہوا ہے، ہمیشہ سے بنتا ہے امریکہ کا، اور روس نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ یورپی سفارتکاروں کو بھی ملک بدر کر دیا ہے، اور اس میں بنیاد کیونکہ روس میں ایک اپوزیشن لیڈر پہنچے ہیں، یورپ سے گئے تھے، ان کو گرفتار کیا، ان پہ احتجاج ہو رہا ہے، اس کی حمایت میں یورپی ممالک کے سفیروں نے، سفارتکاروں نے شرکت کی تھی اس اپوزیشن رہنماؤں کے احتجاجی مظاہروں میں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے ڈپلومیٹک نارمز کا خیال رکھتے ہیں اور بین الاقوامی قوانین کا۔ تو لہٰذا ایسے تمام سفارتکاروں کو جنہوں نے روس میں اپوزیشن مظاہروں میں شرکت کی، ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، روس چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ تو صورتحال جو آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ذرا ملک تگڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ شام میں اسرائیل کا ایرانی تنصیبات پہ انہوں نے راکٹ حملہ کیا ہے، 6 ہلاک کر دیے ہیں، وہاں کی صورتحال۔ پھر ایران نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو عالمی معائنہ کار ہیں، جو جوہری پلانٹ ہیں ان تک رسائی کو محدود کرنے کی دھمکی دے دی ہے، یعنی عدم تعاون کی بات کی ہے۔ پھر عراق میں ایک راکٹ حملہ ہوا اور اس میں متعدد غیر ملکی ہلاک اور امریکی کنٹریکٹرز زخمی ہو گئے، اور یہ حملہ جو ہے عراق میں یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ یہ ایران کی جو پراکسیز ہیں وہاں پہ دہشت گرد گروپس ہیں، ملیٹنٹس گروپ ہیں، ان کو جو بھی کہیں، عسکریت پسند گروپس ہیں، ان کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور امریکی سفارتکاروں کو اور امریکی ورکرز کو نشانہ بنایا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس کا یہ ٹارگیٹڈ کارروائی تھی، یہ کوئی ایسی کارروائی نہیں تھی۔ ایئر بیس پہ راکٹ داغے گئے ہیں، اور یہ ایئر بیس تھی امریکہ اور اس کے کنٹریکٹرز کی، تو لہٰذا جو انڈر کور کام کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن بدستور آگے خراب ہو رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، ابھی جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی حتمی اعلان کب کرتی ہے دیکھتے ہیں، نئی پالیسی وہ دے چکے ہیں، لیکن حالات آہستہ آہستہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔